गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़े मजे से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखा था और उसमें मैंने बड़े प्यारे से दो टर्म सिखाए थे, आपको याद हो तो। पहला था इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स और दूसरा था नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। हिंदी बोले तो तुल्य अनुनादी संरचनाएं और अतुल्य अनुनादी संरचनाएं। याद है आपको, पढ़ा था। घर पढ़ते रहना ईमानदारी से, 20 से 25 मिनट मांग रहा हूं केवल, मस्त हो जाएगा काम पूरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन फोड़ोगे शानदार तरीके से नीट में। पॉइंट सुने। पॉइंट में मैंने कहा था तुल्य अनुनादी संरचनाएं और अतुल्य अनुनादी संरचनाएं। तुल्य मतलब जिसकी स्टेबिलिटी समान हो और अतुल्य मतलब जिनकी स्टेबिलिटी समान ना हो। अब सवाल यह आता है कि सर मान लीजिए दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं और दोनों की स्टेबिलिटी समान नहीं है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा हूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। मतलब सीधी सीधी बात यह है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करना। मतलब कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, ये आज हमें कंपेयर करना सीखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको कभी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करा रहा है तो आपको पता है आपको स्टेबिलिटी कम और ज्यादा बतानी है। बट आपको यह बात इस तरीके से पूछ सकता है, इस सवाल को दो तरीके से आपको पूछा जा सकता है। पहला तरीका पूछने का कि इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। पहला तरीका तो सिंपल ही हो गया। दूसरे तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में लिखो या ऑर्डर में लिखो। मतलब किसका योगदान रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है, किसका योगदान रेजोनेंस हाइब्रिड में कम है, इसके ऑर्डर में सजाइए। तो आपको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका योगदान स्ट्रक्चर का, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का ज्यादा होता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो वही कहानी निकल के आई, ऑर्डर में अरेंज कर लो स्टेबिलिटी के में, जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर है वही आपके योगदान का ऑर्डर है। तो ये बात आप दोनों ध्यान में रखनी है आप सबको। डन है? चलें स्टार्ट करें। तो देखिए स्टार्ट आज का टॉपिक करते हैं और वो है, प्लीज हेडिंग ठोकिए सब लोग शानदार तरीके से, और वो है अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना। अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना के कॉन्सेप्ट, अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना के कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक लाइन आप इसमें स्टार मार्क करके ऐड कर सकते हो। आप भूल जाओगे मुझे पता है, पर मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। और वो क्या लाइन है, पहले लाइन लिखो फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एक एक करके। लाइन लिखिए, जिस अनुनादी संरचना का योगदान ज्यादा होगा, जिस अनुनादी संरचना का स्थायित्व ज्यादा होगा, जिस अनुनादी संरचना का स्थायित्व ज्यादा होगा उसका अनुनादी संकर में योगदान भी ज्यादा होगा। जिस अनुनादी संरचना का स्थायित्व ज्यादा होगा उस अनुनादी संरचना का अनुनादी संकर में योगदान भी ज्यादा होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, लिख सकते हो आप इस बात को। डन है? अब मैं लेके चलूं कॉन्सेप्ट पर। तो मेरे पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के 5 कॉन्सेप्ट हैं, शानदार अल्टीमेट। उसी सीक्वेंस में आपको पांचों को लगाना है, C1 C2 C3 C4 C5। कुछ नोट भी आपको दूंगा, मजे से खर्च करिए, कुछ भी खरीदिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नोट होंगे, शानदार शानदार 2-3 नोट आएंगे इसमें। अगर आपको ये टॉपिक, सवाल बहुत बार इस टॉपिक पर पूछा गया है, अगर आपको सवाल आया तो गारंटी की बात है हर एक कॉन्सेप्ट आपके पास होगा और बढ़िया तरीके से आप सवाल को फोड़ सकते हो। सीट में बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पर, बुक्स में मिलेंगे, आप आराम से कंपेयर कर पाओगे, गारंटी की बात है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, सुने। कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा फिर जो लिखा हुआ उसे पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको लगाना है। पहला कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल प्रस्तुत है आपके सामने बोर्ड पर, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आपके पास कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। CS2 ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा। यहां जब रेजोनेंस कराएंगे तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, CH और ये CH2 नेगेटिव। क्या आपको बात समझ में आया? ये इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछे इस फर्स्ट और सेकंड में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ध्यान सुनिए, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में से आपको पता है जिस स्ट्रक्चर में चार्ज होता है वो होता है पोलर स्ट्रक्चर, मतलब ध्रुवीय। तो मैं इसे बोल दूं ये चार्ज है तो इसमें बोलेंगे ये पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब ध्रुवीय है। जहां चार्ज नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, नॉन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो आपको यह बात पता होगी कि जहां आवेश होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है, बोले तो स्थितिज ऊर्जा होती है, और जहां पोटेंशियल एनर्जी होती है वहां स्टेबिलिटी कम होती है। अर्थात पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में चार्ज होता है, वहां एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, और वहां स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाए पहले कॉन्सेप्ट में पोलर और नॉन पोलर में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो नॉन पोलर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी
पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होती है। ये आपका पॉइंट निकल के आया बेटा स्टेबिलिटी का। क्या आपको बात समझ में आया? ये क्या बेटा? स्टेबिलिटी। तो पॉइंट क्या कहता है? अध्रुवीय अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व ध्रुवीय पोलर वाली से ज्यादा होता है। सीधी सीधी बात ये है, आराम से पहचान सकते हो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर हो और दूसरी नॉन पोलर हो, तो आप नॉन पोलर वाले की स्टेबिलिटी पोलर वाले से ज्यादा बता देना। कॉन्सेप्ट 1 अगर आपके समझ में आ गया हो तो मजे से आप पॉज करिए और लिखिए, फिर मैं आपको लेके चलता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। क्या आप लोगों ने लिख लिया? चलें देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 शानदार तरीके से फिर से एग्जांपल से समझेंगे, फिर पढ़ेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। आपके पास बड़े प्यार से एक स्पीसीज रह रहा है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, क्योंकि पड़ोसी के पास लॉन पेयर और पड़ोसी बहुत दुखी है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां क्या हो जाएगी? प्यार से बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग होगी तो आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो होगा CH3। ये ऑक्सीजन ने लॉन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस भाई को इलेक्ट्रॉन मिले तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर सेकंड है। मैंने कहा था कॉन्सेप्ट दिमाग में स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, इसके अलावा ऊपर नीचे क्रम नहीं करना है, बात ध्यान में रखनी है। पहले में गया पोलर नॉन पोलर, भाई साहब चार्ज है, यहां भी चार्ज है और बराबर चार्ज है, यहां भी एक पॉजिटिव वहां भी एक पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों की स्टेबिलिटी आप C1 कॉन्सेप्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। अब आपको चलना पड़ेगा C2 कॉन्सेप्ट पर। C2 कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी परमाणु उनका ऑक्टेट देखा जाता है, क्या? अष्टक। तो वो कहता है हाइड्रोजन के अलावा चेक करो इसके कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। सर 4 बॉन्ड बने हुए, 4 बॉन्ड बने हुए तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका मस्त अष्टकपूर्ण है, मजे से जिंदगी जी रहा है। तुम बताओ भाई साहब, हमारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है प्रभु, मजे से जिंदगी गुजर रही है। इसके पास गया, बहुत देर रोता रहा और कहा हमारी दूर दिशा देखो, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, हमारा अष्टक अपूर्ण है, मतलब बोल दूं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बट यहां पर फिर चलते हैं, यहां पर इस परमाणु का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहां भी मजे से 2 3 बॉन्ड हैं, 2 लॉन पेयर हैं, 1 लॉन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। इस भाई साहब के भी 8, यहां तो मजेदार रह रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जबकि इस एटम में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। पूरी लड़ाई रिएक्शंस में केवल ऑक्टेट कंप्लीट होने पर ही तो टिकी हुई है। तो ऐसी अनुनादी संरचना जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है का स्थायित्व तो उस अनुनादी संरचना से ज्यादा होता है जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो आप देखिए इसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण नहीं है, जबकि इसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाली से ज्यादा आएगी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो पॉइंट ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देखो, पढ़ लिया होगा बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे पहले। क्या है? अनुनादी संरचना जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होता है का स्थायित्व तो ज्यादा होता है उस अनुनादी संरचना से जिसमें सभी परमाणुओं का अष्टक पूर्ण नहीं होता। क्या C2 कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया है? डन है कहानी? तो जल्दी से पॉज करिए और फिर जल्दी से लिख लीजिए। लिख दिया होगा सब लोगों ने। अब C1 और C2 कॉन्सेप्ट दोनों की मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक देना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता आपको ऑक्टेट गिनने में 2-3 सेकंड खराब हो जाए। मैं क्यों खराब करने दूं, एक एक सेकंड को बचाऊंगा मैं आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टेंशन ना लो। तो मैं अब आपको सिखाना चाह रहा हूं कैसे C1 C2 कॉन्सेप्ट की शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखनी है। तो शॉर्ट ट्रिक को मैं पढ़ाऊंगा नोट में, और ये नोट फिर से रुपया तो लिखना पड़ेगा। कितने रुपए का है? 2 रुपए का। कुछ भी खा सकते हो आप 2 रुपए में आज के जमाने में जो आए। पॉइंट इस प्रकार से है कि जब कभी भी बंद बनता है कहीं तो वहां स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बंद बनने से एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कहीं, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जहां कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड टूटता है, वहां स्टेबिलिटी कम होती है। अब सीधी सीधी बात यह है कि जिस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी जिसमें बॉन्ड कम होंगे। क्या पॉइंट आपको समझ में आया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो क्या लिखा, अनुनादी संरचना जिसमें बंधों की संख्या ज्यादा होती है का स्थायित्व भी ज्यादा होता है। इसे अप्लाई करते हैं अपने C2 और C1 कॉन्सेप्ट में। चलो नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिनो। अरे सर हाइड्रोजन वाले बॉन्ड गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और ये शॉर्ट ट्रिक हमारे किस काम की रहेगी फिर? तो आपको ये लाइन याद हो तो बताओ। सीक्वेंस देखना, मैंने आपको पढ़ाया है अनुनाद में परमाणुओं की स्थिति हमेशा समान रहती है। परमाणु की
प्रकार भी हमेशा समान रहते हैं। तो परमाणु तो बदलेगा नहीं। अगर इस अनुनादी संरचना 5 परमाणु हो तो उसमें भी कितने होंगे? 5 ही होंगे हाइड्रोजन के, तभी तो उन्हें अनुनादी संरचनाएं बताएंगे, क्योंकि हम कंपेयर जो कर रहे हैं, हेडिंग क्या है? अनुनादी संरचनाओं के साथ की तुलना। तो उन अनुनादी संरचनाओं को अनुनादी संरचना होना पड़ेगा, तभी उन्हें आप क्या कहोगे? तभी आप इन कॉन्सेप्ट को लगाओगे और उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाओगे। डन है? तो मैं ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूरा सिखा रहा हूं, वो अनुनादी संरचनाओं के साथ की तुलना पर ही तो आधारित है बेटा। तो पॉइंट ऐसा है, आपको हाइड्रोजन वाले एटम्स नहीं गिनने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वाले एटम सभी अनुनादी संरचनाओं में समान होने वाले हैं। परमाणु की स्थिति हमेशा समान रहती है, प्रकार भी समान रहता है, संख्या भी समान रहती है। डन है? उसके अलावा बाकी सब बॉन्ड गिनने हैं। तो हाइड्रोजन के अलावा तो बड़े जल्दी गिन सकता हूं, 1 2 बॉन्ड है सर, यहां 1 2 3 सिग्मा पाई सब गिनना है। यहां 1 2 3 बॉन्ड है, यहां 1 2 बॉन्ड है। जितने बॉन्ड ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, सेकंड में बॉन्ड ज्यादा है तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। देख रहे हो जादू? आंसर आया नहीं आया? मजेदार। इसमें चेक कर लो, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है भाई साहब, यहां 1 2 3 4 बॉन्ड है। जितने बॉन्ड ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए। बिल्कुल आ रही है सर, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप मजे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ गया है? चलें, तो इनके बाद आपको लिखना है नोट, और नोट पे लिख देना शॉर्ट ट्रिक। C1 C2 कॉन्सेप्ट की शॉर्ट ट्रिक है, C1 एंड C2 की शॉर्ट ट्रिक है ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जल्दी से पॉज करिए, शॉर्ट ट्रिक को टीपिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं C3 शानदार से कॉन्सेप्ट पर। चलें, देखिए लिख दिया सबने। चलिए C3 कॉन्सेप्ट आपके पास, मान लीजिए एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं मजे से। CH2 नेगेटिव और यहां है C डबल बॉन्ड O और ये H। अब आपसे पूछूं नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। इसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और ये H। बोलो अब इनमें कॉन्सेप्ट लगा दो, C1 C2 या शॉर्ट ट्रिक उनकी सेम आएगा। C1 दोनों पोलर, C2 सभी का ऑक्टेट कंप्लीट, या शॉर्ट ट्रिक लगाओगे 1 2 3 बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन वाला गिनना नहीं है। बॉन्ड नंबर सेम हो गए, शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक सब फेल हो गई, तो आपको C3 कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। C3 कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नेगेटिव चार्ज जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है कि स्टेबिलिटी उस एटम से ज्यादा होती है जिसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है। तो फिर से लाइन इस तरीके से दोहराते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कितनी अच्छी जगह मिली हुई है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को रखना चाहता है तो वहां स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए आपका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी वो पॉजिटिव चार्ज को सह लेगा, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन कमी वाला स्पीसीज कभी भी होना नहीं चाहेगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की आपको ज्यादा बतानी है जिसमें नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एंड पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो। यहां कार्बन पर नेगेटिव है, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड में से जल्दी से बोल दीजिए, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा हो गई, ये स्टेबिलिटी है ना। एक बात थोड़ी सी और ऐड करा दूं आपको, है ना, जो लिखा हुआ उससे अलग थोड़ी सी बात और बताना मैं आपको चाहता हूं। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा है मैंने आपको पहले बताया था, याद हो तो बड़ा मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फंडा है वो हमेशा आवर्त में देखते हैं बेटा। कहां देखते हैं? आवर्त में, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एटम आपके आवर्त से है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर ली है। बट इसी जगह पर आपको ये सवाल देख ले, देखो यहां ये दे दे O-, ये दे दिया C डबल बॉन्ड S और ये H। जब आप यहां रेजोनेंस कराओगे तो यहां पर आपका जो स्ट्रक्चर दूसरा बन जाएगा डबल बॉन्ड C S- और ये H। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब आपके सेंट्रल एटम देखोगे, ऑक्सीजन और सल्फर कहां से आते हैं? तो आप देखते हो साइज जो होता है, साइज वाला फंडा हम कहां से देखते हैं? वर्ग में देखते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर वर्ग में आते हैं, तो वर्ग में आप क्या देखोगे बेटा? साइज देखोगे, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखोगे। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो आवर्त के लिए है। किसके लिए बेटा? आवर्त के लिए। और वो हमें पहले ही पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त में देखी जाती है। अगर वर्ग में कोई चीज आती है, ग्रुप में कोई चीज आती है, तो वहां क्या देखते हैं? साइज। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर में जिसका साइज होगा ज्यादा उस पर चार्ज हमेशा स्टेबल होगा ज्यादा। जितना साइज होगा ज्यादा उतना वॉल्यूम होगा ज्यादा, उतनी चार्ज डेंसिटी होगी कम, उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी कम, उतनी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ में ये बात मैं आपको बता के आया हूं। तो साइज बढ़ने पर चार्ज डेंसिटी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है।
तो वर्ग में अगर मैं बोलूं साइज सल्फर का ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से, तो उस केस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखोगे, तो यहां आंसर आपका आएगा सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा है, क्योंकि यहां आपने क्या देखा है, साइज वाला फंडा देखना है स्टेबिलिटी में, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपके सेंट्रल एटम पीरियड से है तो आप ईएन देखो, अगर ग्रुप से है तो आप वहां साइज देखो, जिसकी ईएन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा बता दो नेगेटिव चार्ज की, और जहां साइज ज्यादा वहां स्टेबिलिटी बता दो चार्ज की। बट अगर वो पीरियड से है, आवर से है और पॉजिटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए। ये वाली बात आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये यदा कदा कभी कभी क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, इसको ये बात आपको ध्यान में रखना है। डन है। तो अब जो लिखा हुआ देखो, अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना इसमें नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु वाले, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु पर तथा पॉजिटिव चार्ज कम विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु पर उपस्थित होता है का स्थायित्व तो ज्यादा होता है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आया? जल्दी से पॉज करिए और शानदार तरीके से सारी कहानी लिख दीजिए। यहां के लिए साइज देखना आपको, पॉज करिए, जल्दी से लिखिए। लिखा सबने? अब बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। सर आप ये कह रहे हो अगर सेंट्रल एटम आवर्त से हो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम पर नेगेटिव चार्ज और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। सर पहले फिर से दोहराइए, पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर ज्यादा स्टेबल होता है। सर फिर से दोहराइए। अबे नहीं दोहराऊंगा, पूछ तू क्या पूछना चाहता है। मैं ये पूछना चाहता हूं आप इससे पहले वाले थोड़े से कॉन्सेप्ट में चलिए, मतलब C2 कॉन्सेप्ट पर चलिए। तो C2 कॉन्सेप्ट में चलो देखते हैं। देखो सर आपने कहा पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम पर ज्यादा स्टेबल होता है जब दोनों सेंट्रल एटम आवर्त से हो। देखो सर आवर्त से है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कम है। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, बट सर यहां पर तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा लिख रखी है। ये तो मामला गड़बड़ हो गया सर। अब बताइए मैं क्या करूं? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो लाइन सुने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी दोबारा से बता देता हूं। पूरी लड़ाई केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करने पर होती है। अगर किसी कंपाउंड में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल सकती किसी भी हालत में। तो इसका मतलब आपकी दिमाग में क्या पॉइंट निकल के आया कि जब ऐसा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो उसे हमेशा ज्यादा पावरफुल लगान बताना है। किससे? C3 कॉन्सेप्ट से। सीधी सीधी बात बोलूं, C2 और C3 कॉन्सेप्ट में से पहले हमेशा ऑक्टेट रूल वाला C2 कॉन्सेप्ट आएगा। जब वो नहीं लग पा रहा है तभी आपके दिमाग में C3 कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसलिए हाईली अनस्टेबल है और ये C2 कॉन्सेप्ट की वजह से सॉल्व होगा। C3 कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा। ऑक्टेट रूल ज्यादा पावरफुल होता है इसलिए हम C2 कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं और C3 कॉन्सेप्ट बाद में। एक भी छोटी से छोटी गलती मैं अपनी तरफ से नहीं करने दूंगा। आप मेरे एक एक लॉजिक को बड़े ध्यान से सुनते रहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, तो आप ये ध्यान में रखें, आप अपने इस पॉइंट के बाद यहां पर चाहो तो एक चीज ऐड कर सकते हो, स्टार। याद रखें C2 कॉन्सेप्ट पहले और C3 कॉन्सेप्ट बाद में लगाना है। ये लाइन आप लास्ट में ऐड कर लेना, ये बात ध्यान में आपके रहनी चाहिए। लिख दोगे? C2 कॉन्सेप्ट पहले लगाना है और C3 कॉन्सेप्ट बाद में लगाना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं C4 कॉन्सेप्ट पर। चलिए बेटा, C4, ये नोट फालतू का यहां आ गया, नेक्स्ट उसमें देखेंगे। C4 कॉन्सेप्ट पहले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिनॉल के। बड़े शानदार स्ट्रक्चर हैं। ये आपके पास OH है, दो लॉन पेयर लेके बैठा है, एक लॉन पेयर डोनेट होकर रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। नेगेटिव चार्ज आएगा प्यार से, OH पॉजिटिव, पाई बॉन्ड, और स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो बनेंगे यहां पर नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। यहां फिर से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा और यहां आएगा आपको पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। फिर से आएगा आपके पास स्ट्रक्चर और वो आएगा डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस दोबारा से करेगा, OH पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इनको नाम दे देते हैं थोड़ा सुंदरता के लिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर बेंजीन पर डायरेक्ट कोई एक कॉन्जुगेशन की पोजीशन जुड़ी हुई हो तो वहां टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 5 बनते हैं। अब मुझे इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो पहले एक छोटा सा मुद्दा खत्म कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पहला और लास्ट वाला सेम नहीं है, आइडेंटिकल है, जिन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट।
क्योंकि यहां सिंगल बॉन्ड है, देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहां सिंगल बॉन्ड है, बट इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, तो इनका मतलब पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड यहां अलग अलग है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी सेम है। डन है। अब इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है तो स्टेबिलिटी सेम है, तो मैंने फर्स्ट और 5 की स्टेबिलिटी सेम बता दी। सेकंड वाले को अगर पलटोगे तो फोर्थ वाला बनेगा, बट पोजीशन नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के अलग अलग है, तो ये भी कैसे हैं आपके इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो सेकंड और फोर्थ आपके इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए और थर्ड आपका अलग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो प्यारे बच्चों, मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं, इन पांचों में अगर आप इन पांचों में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहते हो, तो पांचों की जगह आप अगर इन 3 में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी कंपेयर कर लोगे तो आपकी स्टेबिलिटी सभी में कंपेयर हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो हमें जिनमें कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी वो कितने स्ट्रक्चर ले लेते हैं? पहले 3 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, सर नॉन पोलर, सर पोलर, पोलर और नॉन पोलर में से हमें पता है फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड से ज्यादा होगी कि सेकंड थर्ड पोलर है और फर्स्ट नॉन पोलर है। C1 कॉन्सेप्ट की वजह से मजेदार आंसर आ चुका है। सेकंड और थर्ड में अब लड़ाई है, इनमें हमें कंपेयर करना है किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां चेक करिए बेटा, यहां आप C2 कॉन्सेप्ट लगाओ, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां C3 लगाओ, नेगेटिव दोनों में कार्बन पर, पॉजिटिव दोनों में ऑक्सीजन पर। लो अब C4 कॉन्सेप्ट, इसलिए हमें अब C4 कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। C4 क्या कहता है? आपको यह बात पता होगी, जहां अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन जानते हो, जहां अट्रैक्शन होता है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जहां रिपल्सन होता है वहां स्टेबिलिटी कम होती है। अब ये फॉर्मूला भी आपने फोर्स का पढ़ा होगा, 1/r²। ठीक है, अगर आपकी कूलॉम्स लॉ है, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन कोई भी फोर्स है वो कम हो जाएगा, अगर आपकी डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कहां? जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो अगर आप पूछो अपोजिट चार्ज है, लाइन सुनना और अल्टीमेट जवाब देना आप, अपोजिट चार्ज है तो कैसा फोर्स? अट्रैक्शन। तो ज्यादा होना चाहिए कम? सर ज्यादा होना चाहिए। कब ज्यादा होगा? जब डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा। तो जब अपोजिट चार्ज पास पास होंगे तो वहां अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा और वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जहां सेम चार्ज, एक जैसे चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, जब अपोजिट चार्ज पास पास होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जब सेम चार्ज दूर दूर होंगे तो वहां रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो कितनी अच्छी लाइन है, अपोजिट चार्ज पास पास होने चाहिए और सेम चार्ज दूर दूर होने चाहिए, तो उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो बताइए, सेकंड और थर्ड में से सेकंड में अपोजिट चार्ज पास पास है और थर्ड में दूर दूर है, तो सेकंड और थर्ड में से सेकंड में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो सेकंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा आ जाएगी। थर्ड से ये कौन बोल रहा है बेटा? C4 कॉन्सेप्ट। अगर आप सबको मिलाओगे तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वा के बराबर 5 और सेकंड के बराबर कौन सा? 4, और ये ज्यादा आ जाएगा किससे? थर्ड से। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर C4 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बड़े ध्यान से देखो, अनुनादी संरचना जिसमें विपरीत आवेश कम दूरी पर होते हैं तथा समान आवेश अधिक दूरी पर उपस्थित होते हैं का स्थायित्व तो ज्यादा होता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आया? सारे कॉन्सेप्ट आपको C1, C2, C3, C4 ध्यान में इसी सीक्वेंस में रखने हैं। जल्दी से पॉज करिए और जल्दी से इसे ड्रॉ करिए, फिर मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं। बना दिया? सबको समझ में आ गया होगा? लाइन सुनना मेरी। C4 कॉन्सेप्ट के बाद अल्टीमेट लेवल के मैं 2 नोट सिखा रहा हूं आपको शानदार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट पर लिख दिया ना सब लोगों ने? चलिए नोट नंबर इसे 1 मार्क कर देते हैं, या ऐसे करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं और यहां लिख देते हैं C1 नोट 1, नोट 1 लिख देते हैं बेटा। नोट 1 क्या है? लाइन सुने मेरी मजेदार। नोट 1 क्या कहता है? एक बात और ध्यान में रखना है ना, नोट 1 में पहले एक लाइन लिख दो, 3 नोट ले लेते हैं। लाइन लिख दो जो मैं पहले लिखाना चाहता था बट अभी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइन इस प्रकार से है नोट 1 में, सब लोग ऐड करेंगे, जल्दी से लिखिए प्लीज। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा या स्थायित्व लगभग समान होना चाहिए। अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा या स्थायित्व लगभग समान होना चाहिए। मतलब अगर आपकी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा में या स्थायित्व में अंतर बहुत ज्यादा है तो आप उन्हें अनुनादी संरचना नहीं बोलोगे, सीधी बात है। अनुनादी संरचनाएं वही होती हैं जिनमें स्टेबिलिटी में या एनर्जी में उनकी में अंतर, जो डिफरेंस होता है वो कम हो या ना के बराबर हो। ठीक है, तो मैं अब नोट 2 पर लेके चलता हूं। नोट 1 आपने लिख दिया होगा, नोट 2 पर लेके चल रहा हूं। अल्टीमेट लाइन है कुछ आपके पास इस प्रकार से, CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH डबल बॉन्ड CH2, यहीं तक रखते हैं। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एक और बनाएंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH और CH2 नेगेटिव। एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर सेकंड हो गया, और ये स्ट्रक्चर आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, ये थर्ड स्ट्रक्चर है। तो आप सभी कॉन्सेप्ट लगा के इन तीनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए जल्दी से, पॉज करके, फिर मैं देखता हूं कितने लोगों ने सही बनाया था और कितनों ने गलत बनाया था, क्या पॉइंट दिमाग में रखना है। सॉल्व कर लिया होगा सबने, चलें देखें। तो देखिए पॉइंट क्या है, यहां अगर बोलूं C1 कॉन्सेप्ट की वजह से फर्स्ट की स्टेबिलिटी प्यारे बच्चों ज्यादा आ गई, क्यों? क्योंकि नॉन पोलर पोलर पोलर। C2 ऑक्टेट इनकंप्लीट, ऑक्टेट इनकंप्लीट, फेल हो गया। C3 नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव कार्बन पर फेल हो गया। C3 इसके बाद C4 अपोजिट चार्ज पास पास, अपोजिट चार्ज दूर दूर, जहां पास पास उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से हो जाएगी ज्यादा, और बच्चों का आंसर आएगा ये वाला। अरे जब ये आंसर पहले से आ जाता तो मैं आपको ये नोट क्यों पढ़ाता? कुछ न कुछ तो लोचा है, तभी तो मैंने पढ़ाया आपको नोट भाई साहब। तो इसका मतलब ये वाला आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है, मैं आपको एक नया नोट पढ़ा रहा हूं, नोट नंबर 2, लाइन सुने। जब भी आपके स्ट्रक्चर में दो आजू बाजू अपोजिट चार्ज हो, अपोजिट चार्ज आगे आजू बाजू हो और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो, क्या बना सकते हो? बंद बना सकते हो, तो इस तरह के सिस्टम को आप हाईली अनस्टेबल बताओगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी होगी ज्यादा और स्टेबिलिटी होगी कम। लाइन समझ में आया? अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी होगी ज्यादा और स्टेबिलिटी होगी कम। तो जब भी दोनों लाइन आपको एक साथ रखनी है, आजू बाजू के साथ साथ बंद भी बनाना चाहिए, क्योंकि बंद बनाने की वजह से तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। अगर बंद नहीं बना पा रहे तो वहां कोई रिएक्टिविटी नहीं होगी, तो जितनी रिएक्टिविटी होगी ज्यादा और उतनी स्टेबिलिटी हो जाएगी कम। तो मैं आपसे पूछूं, क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बंद बना सकते हैं? बिल्कुल, बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, आजू बाजू है, तो इस तरह के सिस्टम को आप क्या बोलोगे? हाईली अनस्टेबल। और लाइन अल्टीमेट, जब भी आपको इस तरह का सिस्टम दिखे, एक एक लाइन मेरी ऐड कर लेना अपने नोट्स में, अल्टीमेट सवाल के लिए है कि जब भी आपको इस तरह का सिस्टम दिखे, अपोजिट चार्ज आजू बाजू हो और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो, तो तुरंत कहना उस तरह के सिस्टम को हाईली अनस्टेबल, और उस तरह के स्ट्रक्चर में कभी भी C4 कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बल्कि C4 का नोट नंबर 2 आपको लगाना है। क्या लगाना है? C4 का नोट 2। C4 कॉन्सेप्ट एक जगह नहीं लगेगा, ये ध्यान रखें। आजू बाजू और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो तो C4 कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, वहां क्या लगाना है? C4 का नोट नंबर 2। याद रहेगी बात। इसे मैं एग्जांपल 1 और अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो और लो मजे। एग्जांपल नंबर 2 सुनना ध्यान से। आपको पायरोल के मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कराए थे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पाई बॉन्ड, ये आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। दूसरा आपके पास आ गया कुछ इस प्रकार से, ये पायरोल के स्ट्रक्चर से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया आपके पास, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये आ गया आपके पास पाई बॉन्ड, और ये आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। पहला C1 दोनों पोलर, C2 ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, चेक कर लेना आप। C3 नेगेटिव कार्बन पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, सेम हो गया। C4 अपोजिट चार्ज पास पास है, बट अगर अपोजिट चार्ज आजू बाजू हो और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो तो C4 नहीं लगाना। अपोजिट चार्ज आजू बाजू हैं, अब चेक कर लेते हैं बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। चलो बॉन्ड फॉर्म करके देखते हैं। जब आप बॉन्ड फॉर्म करके देखेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन बर्बाद जिंदगी वाला हो जाएगा। वो कहेगा मेरे तो बन गए भाई साहब 5 बॉन्ड और मेरी जिंदगी होगी खराब। इसका मतलब कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। एक एक लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसका मतलब ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। जब बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो आपका मजे से C4 कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि अगर बॉन्ड फॉर्म होता तो वहां पर C4 का नोट 2 लगता, ना कि C4 कॉन्सेप्ट। अब आपका ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा तो आपका C4 कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपोजिट चार्ज पास पास है, अपोजिट चार्ज दूर दूर है, तो अपोजिट चार्ज पास पास होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्या मजे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बोल दीजिए पॉइंट क्लियर है। C4 कॉन्सेप्ट एक ही केस में मत लगाना जो मैंने आपको बताया है, बाकी हर जगह आप लगा सकते हो C4 कॉन्सेप्ट अगर अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस चेक करनी हो। डन है? चलूं नेक्स्ट। प्लीज पॉज करिए, पहले तो आप पॉज करके ये लिख दीजिए, जल्दी से लिख दिया होगा, पॉज करके आप ये लिख दीजिए जल्दी से।
लिख दिया होगा। अब नोट 3 पर मैं आपको लेके चलता हूं। नोट नंबर 3 है भाई साहब, अल्टीमेट सवाल वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए सर, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में बवाल मच जाए। कैसे बवाल मच जाए? कि वो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो सर कुछ इस प्रकार से, नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। और सर ऐसा ही मैं एक और स्ट्रक्चर ले लेता हूं, CH नेगेटिव, CH पॉजिटिव और यहां CH डबल बॉन्ड O। अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है सर? फर्स्ट और सेकंड में से। दोनों में सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाएंगे। नोट 2 भी फेल हो गया, C4 का नोट 2 भी फेल। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन में क्या आ रहा है आपको, अपोजिट चार्ज आजू बाजू आ रहे हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, मजे से कर सकते हैं। तो अब क्या करूं सर? अब मैं आपको बड़ा प्रोसेस दिखाता हूं, लाइन सुनना। अपोजिट चार्ज जब आजू बाजू हो और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो तो ये अनस्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसे लाइन बोल सकता हूं, जिनकी बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी, बंद बनाने की प्रवृत्ति होगी कम, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। क्या बोला मैंने? आपको सिंपल ऐसे सिस्टम में आपको यह देखना है, बहुत अल्टीमेट सवाल के लिए है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ज्यादा तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, प्रवृत्ति लिख दूं, प्रवृत्ति, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रवृत्ति होगी ज्यादा, बंद बनाने की प्रवृत्ति होगी ज्यादा, तो रिएक्टिविटी होगी ज्यादा। और जब रिएक्टिविटी होगी ज्यादा तो स्टेबिलिटी हो जाएगी प्यारे बच्चों कम। क्या आपको बात आई समझ में? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी या प्रवृत्ति कम हो, वहां आप स्टेबिलिटी ज्यादा बता दोगे। अब फिर से आपके दिमाग में आ रहा है, सवाल नहीं आ रहा, दूंगा गारंटी की बात है। दिमाग में क्या सवाल आ रहा है? सर मुझे कैसे पता चलेगा कहां बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी, कहां कम होगी? तो मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, कहां बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा और कहां कम होगी। देखिए, जब भी आपके पास आजू बाजू अपोजिट चार्ज हो और बॉन्ड बना सकते हो, और अपोजिट चार्ज के पास में कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो, मतलब जिसके पास लोन पेयर हो, तो इस तरह के सिस्टम को आप हाईली अनस्टेबल बता देना, या ऐसे बोल देना ये नेगेटिव चार्ज। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि वहां बॉर्डर पर चीज नहीं लिखी जाएगी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, ये नेगेटिव चार्ज, और यहां इसके पास है लोन पेयर। क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में लगेगा रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन है ना। रिपल्सन की वजह से क्या करना चाहेगा भाई साहब, ये एक तो पहले से बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं, ये वो वाला सिस्टम है जो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना। अब पहले से ही बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं, पड़ोसी से उसे धक्का और मिल रहा है, रिपल्सन और मिल रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप यहां लिख सकते हो, इस केस में जब भी आपको दिखे बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, आप तुरंत कह देना यहां पर क्या है, हाई, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी आपकी बढ़ जाएगी। तो जब भी नेगेटिव चार्ज के पड़ोस में वहां पर लोन पेयर हो तो आप तुरंत कहना हुआ बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है। सेकंड, अगर इसी जगह पर कुछ उल्टा हो जाए, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस पड़ोस में आ जाए लोन पेयर, अरे फिर तो मजे आ गए। पड़ोसी ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी देखनी है, ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी देखनी है। बस इस पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में लोन पेयर है तो इसे मिल जाएगी बीबी, बैक बॉन्डिंग। अब क्या कहेगा, काय का बॉन्ड फॉर्मेशन, हमें तो मिल गई बीबी। तो अब क्या होगा बेटा, यहां जब इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, अब ये इसके साथ क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो इसके साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या लिख दूं, लेस बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, जहां बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम, तो लेस बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी। डन है। अब देखिए नेक्स्ट 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट लिख लेते हैं। अगर आपको कभी भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम है, इस नेगेटिव के पड़ोस में आपको कोई भी सी डबल बॉन्ड यूनिट दिख जाए, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एस्टर की, किसी की भी दिख जाए, उसके साथ आपको या दिख जाए NO2 ग्रुप, या दिख जाए CN ग्रुप, या दिख जाए आपको कौन सा SO3H ग्रुप, इनमें से कोई भी ग्रुप दिखे, ETC लिख देता हूं, तो आप तुरंत कहना कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज, और ये भिड़ना चाहते हैं बट इस नेगेटिव चार्ज को किसी और ने बुला लिया, नेगेटिव पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और देखो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके किस पर चला गया, मस्त ऑक्सीजन पर चला गया, और ऑक्सीजन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। जब ये यहां जाकर के यहां चला जाएगा, दूसरी जगह कॉन्जुगेशन करने लग जाएगा, दूसरी जगह रेजोनेंस करने लग जाएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज की इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यहां जब भी नेगेटिव चार्ज के पड़ोस में इनमें से कोई भी ग्रुप दिखे तो आप तुरंत कह देना लेस बॉन्ड
फॉर्मेशन टेंडेंसी, कम बंद बनाने की प्रवृत्ति। हिंदी में आप ऐसे बोल सकते हो। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा और जगह मिले, क्योंकि मुझे 4 पॉइंट सिखाने हैं। लाइन सुनिए नेक्स्ट। अगर इसी जगह पे कुछ ऐसा हो जाए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहां आपके पास इनमें से बोलो, याद करो, सी डबल बॉन्ड यूनिट या NO2 यूनिट या CN यूनिट या SO3H यूनिट आपको दिखे तो आप तुरंत कहना इस तरह का सिस्टम हाईली अनस्टेबल बोल देना। ऐसा क्यों? लाइन सुनिए बेटा, लाइन सुनिए, लाइन सुनिए, एक सेकेंड, लाइन सुनिए। क्यों बोलना? लाइन सुने। अगर ये पॉजिटिव चार्ज तो ऐसे जा नहीं सकता कभी भी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की मोबिलिटी होती है 0, तो वो कभी भाग नहीं सकता। अगर ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का यहां आया तो दुनिया में बवाल मच जाएगा। क्या बवाल मचेगा? देखो, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ध्यान सुनना, और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आज तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना जिसमें ऑक्सीजन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, फ्लोरीन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो और उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, अष्टक अपूर्ण हो। अष्टक पूर्ण के साथ पॉजिटिव आ सकता है, बट अष्टक अपूर्ण के साथ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और फ्लोरीन पर हाईली अनस्टेबल होता है। अगर ये पाई बॉन्ड ऐसे मूव हो गया तो ये स्ट्रक्चर बनेगा जो पहले से हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये कभी भी ऐसे मूव नहीं होना चाहेगा, ये कभी भी ऐसे नहीं जाना चाहेगा। तो अब इसको कोई सहायता नहीं मिल रही है, तो अब ये क्या करेगा? इन नेगेटिव और पॉजिटिव की बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी? हाई होगी। तो क्या लिख दूं बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी बेटा? हाई। तो आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, सब गजब से बोलो, जब भी नेगेटिव के पड़ोस में लॉन पेयर हो, बोलो साथ में, जब भी नेगेटिव के पड़ोस में लॉन पेयर हो, हाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। जब भी पॉजिटिव के पड़ोस में लॉन पेयर हो, बैक बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज के पड़ोस में सी डबल बॉन्ड हो यूनिट, NO2, CN, SO3H, इनमें से कोई एक ग्रुप हो तो वो रेजोनेंस की वजह से और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दूसरी जगह रेजोनेंस करने लग जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव के पड़ोस में ऐसा हो तो इस तरह का सिस्टम और ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपको ये बात चारों ध्यान में रखनी है, कहां बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम है और कहां ज्यादा है। तो अभी लिखना मत, पहले ये देख लीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? सर, नेगेटिव चार्ज यहां सी डबल बॉन्ड यूनिट के पड़ोस में, चेक कर लो, नेगेटिव चार्ज यहां सी डबल बॉन्ड यूनिट के पड़ोस में, मजे से यहां पर क्या, ये वाला पॉइंट बन गया। नेगेटिव के पड़ोस में सी डबल बॉन्ड यूनिट आते ही आप क्या बोलोगे? इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो क्या लिख दूं? लेस बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। डन है कहानी? और यहां चेक करोगे, पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में सी डबल बॉन्ड यूनिट आ गई है, हाईली अनस्टेबल सिस्टम है ऐसा, तो आप क्या बोलोगे? मोर बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। और मुझे पता है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है वहां स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा है। आप सीट के सवाल सॉल्व करके देखना, आपसे बोलेंगे सवाल, एक एक अक्षर का एक्सप्लेनेशन है शानदार तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पर। प्लीज जल्दी से स्लाइड को ड्रॉ करिए, बनाइए। एक एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है नोट नंबर 3 में। लिख दिया सबने? नोट नंबर 3 में ये पार्ट और लिख देना जल्दी से। 3 पार्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं, 4 पार्ट हैं, जिससे आपको पता लगेगा बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कब ज्यादा है और कब बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम है। ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे चारों के चारों। डन है? तो यहां आपके पास 4 कॉन्सेप्ट हो गए। 4 के बाद मैंने नोट भी पढ़ा दिए, वो नोट आपको वाकई ध्यान में रखने हैं अच्छे पॉइंट के लिए। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, उसे पढ़ते हैं, फिर आपकी बारी, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 के कहता है, आपको पता है मैंने एक बात बताई थी, जैसे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कराए थे, उसमें कहा था जब भी पाई के बीच में कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो तो सभी पाई बॉन्ड को एक साथ घुमा दिया जाता है, बॉन्ड को तोड़ते नहीं है। जब आप बॉन्ड को तोड़ोगे नहीं तो वहां आयन नहीं बनेंगे, ऑक्टेट रूल, नेगेटिव चार्ज वाला, अपोजिट चार्ज वाला सब फेल हो जाएंगे। तो इस केस में आपके कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा? C5। जैसे आपके पास ये नेफ्थलीन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये यहां और ये यहां, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा? यहां बनेगा नेगेटिव ये और यहां बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। फिर पर्दी पर घुमाओ सबको, पाई यहां, सर्कमफेरेंस पर यहां और यहां। इसका स्ट्रक्चर एक और ड्रॉ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको आ गया होगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो यहां बन जाएगा पाई सिंगल पाई बन गया। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
अगर सभी कॉन्सेप्ट लगाओगे अब तक के जो पढ़े हैं वो सब फेल हो जाएंगे, तो आपको काम आएगा फ्राइज रूल। वो क्या कहता है, जिस संरचना में जितनी बेंजीन युक्त संरचना है, बेंजीन की संरचना जितनी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो मैं आपसे पूछूं, ये जो डबल बॉन्ड है, सोच के बताना, ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग का या इस रिंग का या दोनों का है? सर दोनों का है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कहीं भी लिख दो ना। ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये इस रूम का भी है, और अगर उस साइड भी रूम है तो उस साइड के रूम का भी है। तो ऐसे ही डबल बॉन्ड दोनों का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाली रिंग जल्दी से देखो, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई बेंजीन है। ये वाली रिंग जल्दी से देखो, पाई सिंगल पाई, ये भी बेंजीन रिंग है। तो यहां मैं बेंजेनोइड रिंग बोलते हैं इसको। जब बेंजीन वाली ये रिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? बेंजेनोइड, बेंजेनोइड रिंग। यहां कितनी है बेटा? यहां बेंजेनोइड रिंग 2 है। यहां मैं आपसे पूछूं बेंजेनोइड रिंग कितनी है, तो देखो पाई सिंगल पाई, यहां बेंजेनोइड रिंग 1 है, और ये वाली पाई सिंगल पाई सिंगल 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 पाई, तो ये बेंजीनोइड रिंग नहीं है। तो इस में आपको केवल एक ही बेंजीनोइड रिंग मिलेगी। इसमें चेक करेंगे पाई सिंगल 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 पाई, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है, ये आपकी बेंजीनोइड रिंग है। तो बताइए बेंजीनोइड रिंग कितनी होती है बेटा? 1 आ गई। तो क्या कहना चाह रहा है फ्राइज, अनुनादी संरचना जिसमें जितनी ज्यादा बेंजीनोइड रिंग होंगी, बेंजीन युक्त रिंग होंगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी आएगी? जल्दी से बोलो। फर्स्ट, फिर कौन आएगी? सेकंड, और फिर कौन? सेकंड और थर्ड में नंबर ऑफ बेंजीनोइड रिंग बिल्कुल सेम है, तो सेकंड और थर्ड की स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटा? सेम। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। क्या आपको बात समझ में आया? ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट हैं। जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पूछे तो आपके 5 कॉन्सेप्ट दिमाग में आने चाहिए। एक बात सब लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे 5 कॉन्सेप्ट को। पहला कॉन्सेप्ट जल्दी से, पोलर और नॉन पोलर में से नॉन पोलर की स्टेबिलिटी ज्यादा, ऑक्टेट कंप्लीट और इनकंप्लीट में से कंप्लीट ऑक्टेट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा। C3, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। C4, अपोजिट चार्ज आजू बाजू हो, तो उस केस में मतलब अपोजिट चार्ज जितने पास पास होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, और सेम चार्ज जितने दूर होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, अपोजिट चार्ज अगर आजू बाजू हो और बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो, हाईली अनस्टेबल बता देना। और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में हो तो चेक करना कहां बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है। जहां बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी कम कर देना। और फिर लास्ट में C5 कॉन्सेप्ट, और वो है बेटा फ्राइज रूल। वो कहता है जितनी बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स ज्यादा होती हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। गजब का पॉइंट है। पूरा मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का एक एक पार्ट मैंने आपको पढ़ाया स्टेबिलिटी कंपेयर करने का। मजे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस के एप्लीकेशंस। जैसे हमने आई इफेक्ट में पढ़ा था ना कहां यूज आता है आई इफेक्ट, वैसे ही रेजोनेंस के कुछ एप्लीकेशन पढ़ने वाले। अल्टीमेट लेवल के सवाल एक एक पॉइंट धांसू तरीके से समझते जाइए और पूछते जाइए जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। धांसू बोलना पड़ेगा।